अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। आज हमें देखनी इंपॉर्टेंट धाराएं। धाराएं कैसे बनती है, कैसे उनका निर्माण होता है, धाराएं क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पार्ट 1 में। नहीं देखा तो उसे जरूर देखना। आज हम लोगों को देखना है कि धाराएं कौन कौन सी है। हर महासागर की जो इंपॉर्टेंट धाराएं आज हमें वो देखनी है। तो सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट महासागर की धारा है वो है अटलांटिक महासागर की। तो आज हम लोगों को देखनी है, आज हमें देखनी अटलांटिक महासागर की धाराएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के पास एटलस होगा या फिर 11वीं क्लास के एनसीईआरटी होगी जिसमें ये वाला चैप्टर है अटलांटिक महासागर की, या फिर वर्ल्ड मैप होना चाहिए आपके पास। अटलांटिक महासागर की धाराएं सबसे पहले आपको समझते जाना है। जिसके पास भी एटलस है, मैप है या धाराओं वाला कोई मैप है तो आपको उसमें गोला लगाते जाना है, या फिर आप मैप में कोशिश कीजिएगा लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं अभी आपको पूरा लिखवाऊंगी। या फिर जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कॉपी में जरूर बनाते जाइएगा। और हाँ, अगर आपके पास मैप या एटलस है और आपसे उसमें नहीं हो पा रहा है तो आप कॉपी में भी बनाते जाइएगा, जो यहाँ पर को मैं आपको धाराओं के बारे में बताती जाऊंगी। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर को दो तरीके की धाराएं मिलती है। मैंने आपको बताया था दो टाइप की धारा होती है, गर्म धारा और ठंडी धारा। तो इस अटलांटिक महासागर में जो भी धाराएं बहती है ना वो गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है। तो जो गर्म धारा होगी उसके लिए अलग पेन का यूज करना, ठंडी धारा के लिए अलग पेन का यूज करना। ऐसा कीजिए, गर्म के लिए ब्लैक पेन और जो ठंडी होती है उसके लिए ब्लू पेन, क्योंकि ठंडा पानी ब्लू माना जाता है। तो आप ऐसे यूज करते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी धारा निकलती है, आप इसे समझिए, ये है आपका 0 डिग्री, यानी कि ये है आपकी विषुवत रेखा, ध्रुवीय रेखा, सॉरी विषुवत रेखा, यह 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा है। हम भूमध्य रेखा जो उत्तरी, जो ये गोलार्ध है, हम यहाँ पर की पढ़ रहे हैं धारा। यहाँ पर जो अटलांटिक धाराएं बहती है हम उन धाराओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे आप उत्तर अटलांटिक महासागर की धाराएं कह सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर की पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जो यहाँ पर है, यहाँ पर कोई एक धारा का निर्माण होता है जिसका नाम वो रेखा के नाम पर दिया गया। इस रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। तो यहाँ पर ना एक धारा इस तरीके से उत्पन्न होती है जिस धारा का नाम दिया जाता है विषुवती धारा। उत्तर इसलिए क्योंकि उत्तर की तरफ को जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में भी, तो इसे कहते हैं उत्तर विषुवतीय धारा। तो पहली आपकी जो धारा उत्तर विषुवतीय धारा है, और ये जो धारा है ये गर्म धारा है। ठीक है, ये गर्म जल धारा, उत्तर विषुवतीय धारा, ये गर्म जल धारा पहले यहाँ पर प्रवाहित होगी। और यहाँ पर गर्म जल धारा प्रवाहित होने के पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री ऐसी जगह है जहां पर सन की रेज बहुत ज्यादा पड़ती है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती। तो सिंपल सी बात है, इस इलाके का पानी मैक्सिमम टाइम गर्म रहेगा, तो दैट्स वाई यहाँ पर कोई कैसी धारा मिलेगी, गर्म जल धारा। तो इतना देखो, ठंडी जलधारा गर्म जलधारा कहाँ मिलेगी, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पूरे पृथ्वी में कौन से इलाके में ज्यादा ठंडा होता है, कौन से इलाके में ज्यादा गर्म होता है, वो ही आपके धारा को ठंडा और गर्म बनाने के पीछे के भी कुछ रीजंस होते हैं। जैसे 0 डिग्री के आसपास वाला हर इलाका बहुत ज्यादा गर्म रहता है क्योंकि यहाँ पर सन की रेज बहुत पड़ती है। वहीं अगर हम ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे तो वहां ठंडा होता है, तो यहाँ पर हमें ठंडी धाराएं ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो अब आपको देखते जाना है। तो पहली आपकी धारा बनी उत्तर विषुवतीय धारा। होता है ना, जैसे ये आगे जाती है यहाँ पर कोई एक चीज पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं कैरिबियन सागर। कैरिबियन, अब ये कैरिबियन सागर बीच में आ जाने की वजह से ना ये जो धारा है ये इससे टकराती है। ठीक है, ये जो धारा है इससे टकराती है और इससे टकराने की वजह से ये धारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मतलब देखो ये इसके पार नहीं जाएगी, अभी दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक धारा यहाँ जाएगी, एक धारा यहाँ जाएगी। तो इन दोनों धाराओं के नाम भी चेंज हो जाएंगे। पहले उत्तर विषुवतीय धारा आई, बीच में कैरिबियन आ जाने की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो अब इनके नाम भी चेंज होंगे। और ये दोनों भी गर्म जल धारा है। तो ये वाली जो धारा है जो बाईं तरफ है इसे हम लोग कहेंगे कैनी की धारा, कैनी की धारा। और ये वाली कही जाएगी आपकी एंटीलिस की धारा। अभी कुछ नहीं लिखना है, बस बनाते जाइए, एंटीलिस धारा। आई बात समझ में। तो पहली है आपकी उत्तर विषुवतीय धारा, बीच में कैरिबियन आने की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक है आपकी कैनी की धारा और एक है आपकी एंटीलिस की धारा। अब ये दोनों धारा आगे जाती है, लेकिन आगे जाने के बाद ये दोनों धाराएं जो है एक दूसरे से मिल जाती है और एक दूसरे से मिलकर फिर ये एक नई धारा का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा, ये भी गर्म जल धारा है। ठीक हो गया, कैरिबियन की वजह से ये धारा जो विषुवत धारा थी 2 पार्ट्स में बटी, लेकिन आगे जाने के बाद ये दोनों धाराएं एक हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं फिर फ्लोरिडा की धारा। फिर कौन सी धारा बनती है, फ्लोरिडा की धारा। अब ये फ्लोरिडा की धारा जब आगे की तरफ कुछ इस प्रकार से जाती है, मैंने आपको बताया था ये दाहिनी तरफ क्यों मुड़ रही है, ये दाहिनी तरफ इसलिए मुड़ रही है, देखो ये क्लॉकवाइज जा रही है, ये अपनी दाहिनी तरफ मुड़ रही है। फिर ये दाहिनी तरफ क्यों, मैंने क्या बताया था, कौन सा बल काम कर रहा है, कोरियालिस बल, जो इनको गोल गोल घुमा रहा है, जो इनके धाराओं को जगह को बदल रहा है, वो कौन है, कोरियालिस बल है। मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल होता है जो धारा को दाहिनी तरफ मोड़ता है। तो अब इसने क्या करा, ये यहाँ को मोड़ा, पहला रीजन तो ये, दूसरा यहाँ पर को है हवाएं।
दूसरा रीजन है पवन। आपको पता है कि इन इलाकों में जब यहाँ हम लोग पहुंच गए हैं उत्तर की तरफ को, बहुत उत्तर की तरफ पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर को क्या होता है ना, इन इलाकों में पाई जाती है आपकी पछुआ पवने। और पछुआ पवने कहाँ से आती है, पश्चिम की तरफ से, और वो ऐसे चलती है। तो एक तो कोरियालिस वाली इनको दाहिनी तरफ मोड़ा है, दूसरी पछुआ पवने इनको आगे की तरफ धकेलती है या आगे की तरफ ले जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो ये पवने हैं, पवने धाराओं की दिशा को निश्चित करने में मदद करती है। तो ये जो पवने हैं, ये पवने स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपको पता है पछुआ पवने, व्यापारी पवने, ये जो है ये मौसमी पवने नहीं है, ये स्ट्रांग होती है, हमेशा रहती है। तो ये पवन क्या करती है, इसको दाहिनी तरफ को अपनी तरफ ले जाती है। और दूसरा कोरियालिस बल इसके साथ है जो इसको दाहिनी तरफ मोड़ता रहता है, और पवने इसकी दिशा को सुनिश्चित करती रहती है। ठीक हो गया। तो क्या है, फ्लोरिडा की धारा अब यहाँ आती है, तो ये वाली धारा बाद में बन जाती है। अब जो ये फ्लोरिडा की धारा थी, अब ये ऐसे इधर आई, तो इस धारा का नाम पड़ जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ये भी गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम। अब ये कौन सी धारा बन गई, गल्फ स्ट्रीम। अब क्या होता है ना, यहाँ उत्तर में, उत्तर की तरफ को जो है आपका है ग्रीनलैंड, और यहाँ पर एक ग्रीनलैंड और यहाँ पे लेब्राडोर। तो यहाँ से ना लेब्राडोर की भी एक धारा आ रही है, ये है इलाका आपका लेब्राडोर। मैं ये ऊपर का मिटा रही हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर कोई है आपका लेब्राडोर, ये है लेब्राडोर। और लेब्राडोर क्या है, अभी हम कहाँ पहुंच गए हैं, गोलार्ध की तरफ, सॉरी ध्रुवों की तरफ। और ध्रुवों में कैसा पानी होता है, ठंडा पानी होता है। तो यहाँ पर को क्या है, बर्फ रहती है, ठंडा होता है। तो यहाँ से कौन सी धारा आएगी, ठंडी धारा। अब आपकी पहली धारा यहाँ से आ रही है, और ये धारा जो है इधर की तरफ को आती है, इसके साथ मिलने के लिए आती है, जिसको हम लोग कहते हैं लेब्राडोर की धारा। इसी के नाम पर पड़ी है ये लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर धारा, जो कि ठंडी धारा है। मैंने इसको डैश डैश करा है, तो आप ब्लू पेन से करिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप डैश डैश कर लीजिए और गर्म धारा को नॉर्मली जाइए। तो पहली आपकी धारा कौन सी है, लेब्राडोर की धारा, जो कि मिल जाती है गल्फ स्ट्रीम की धारा। अब लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा दोनों मिलकर आगे बन जाती है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम की धारा थी, लेकिन अब इसमें लेब्राडोर की धारा भी मिक्स हो गया। अब ये दोनों धाराएं नई धारा का नाम बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर अटलांटिक प्रवाह, उत्तर अटलांटिक प्रवाह, उत्तर अटलांटिक प्रवाह। अब यहाँ पर कोई क्या है, यहाँ पर है आपका ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड। आपके पास मैप है तो मैप में देखते जाइए, लेब्राडोर ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड भी कैसा इलाका है, ठंडा इलाका है। तो यहाँ से भी एक धारा निकलती है, जैसे लेब्राडोर की निकली थी, वो भी आती है और आकर उत्तरी अटलांटिक में मिल जाती है, जिसे कहते हैं ग्रीनलैंड की धारा। ये भी ठंडी धारा है। तो दो धाराएं अभी आपकी ठंडी मिल चुकी है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीनलैंड की धारा, जो उत्तरी अटलांटिक के साथ मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, नॉर्वे की धारा में। अब यहाँ से जो ये धारा है, ये ऐसे मुड़ जाएगी इस साइड को। क्यों मुड़ेगी, कोरियालिस बल, कोरियालिस बल क्या कर रहा है, उसको हमेशा दाहिनी तरफ मोड़ रहा है। तो अब ये क्या है, इस तरफ को मुड़ेगा। और दूसरा, इस टाइम पर यहाँ पर कोई व्यापारी पवने चलना शुरू हो जाती। ऊपर वाले में पछुआ पवने थी, अब इस साइड से व्यापारिक पवने आ रही है। व्यापारिक पवने कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है, इस तरीके से। और उत्तर से जो आती है वो ऐसे चलती है, इस तरीके से चलती है, मतलब पूर्व से आती है और इधर की तरफ को चलती है। ठीक है। तो व्यापारी पवने है, इस तरीके से चलती है, ऊपर से आती है और ऐसे चलती है। व्यापारी पवने मैंने आपको पढ़ाई है, आपको पता है, तो समझ आ रहा होगा कि वो पूर्व से निकलेंगी, लेकिन इस तरीके से जाएंगी। उत्तर से ऐसे निकलती है और ऐसे जाती है, और दक्षिण से इस तरीके से जाती है। तो यहाँ पर को अभी कौन सी धारा जा रही है, उत्तर की। तो ये इस वाली धारा को नीचे की तरफ को मोड़ देती है, ऐसे नीचे की तरफ को मोड़ती है। ठीक है। कनारी की धारा, जो कि ठंडी धारा है, कनारी की धारा, कनारी की धारा। ये ठंडी धारा क्यों है, क्योंकि नॉर्वे कैसा क्षेत्र है, नॉर्वे ठंडा क्षेत्र है। लेकिन जहां पर नॉर्वे की धारा बनती है, ये पूरी तरह से गर्म होती है, क्योंकि ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये बहुत लंबी धारा है। तो ये जो है, इसका प्रभाव को ठंडा ज्यादा टाइम तक नहीं होने देता, ये गर्म हवा रहती है। और इससे नॉर्वे को बहुत फायदा भी होता है। वो क्या होगा, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो ये नॉर्वे की धारा जाएगी, पूरी गर्म धारा रहेगी। लेकिन जो नॉर्वे की धारा है, अब नॉर्वे में बहुत ठंड होती है, तो अब जो ये धारा नीचे की तरफ को मुड़ेगी, इसमें ठंडा पानी अधिक होगा, जिसकी वजह से ये बनेगी कनारी की धारा, जो कि ठंडी धारा है। कनारी की धारा ठंडी, ये आपकी ठंडी जलधारा, कनारी की धारा। ये फिर गिनी की धारा, जो कि है आपकी गर्म जलधारा, गिनी की। ये फिर से दाहिनी तरफ मुड़ेगी कोरियालिस बल के कारण। और इस तरीके से ये पूरा धाराओं का एक जो सर्कल है, वो जाके कंप्लीट हो जाएगा। फिर से विषुवत की धारा जाएगी, फिर वो दो बांटों में बटेगी, फिर ऐसे धारा आएंगी, फिर कनारी की, फिर गिनी की, फिर ऐसे जाएगी। मतलब ये धाराएं लगभग लगातार चलती रहती है समुद्र के अंदर, बट हम इनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये महत्व जब मैं लिखवाऊंगी तब आपको समझ आएगा। तो ये जिसने लिखा है वेरी गुड, बट लिखना ही चाहिए आपको। खाली ऐसे मतलब
आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको कॉपी पेन तो लेना ही है। वो तो फिर यही हो गया कि आपको आना है और आप पढ़ोगे, देखो कि हाँ हाँ 2 दिन बाद आपको यही नहीं पता होगा कि मैंने पढ़ा क्या था। तो इसलिए नोट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है, आपके लिए बेनिफिट है। नोट्स क्या होता है कि आपने एक बार क्लास ली, आपको 10-10 बार क्लासेस नहीं देखनी पड़ेगी। एक बार क्लास लेने के बाद आपने नोट्स बनाए, फिर उन नोट्स को रिवाइज करते रहो, उनको पढ़ते रहो, फिर आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा मैडम ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था और ये लिखा है। आप उनको याद करते रहो। अब आपने आज देखा, आप खाली बैठे हो, ना पेन ली है ना कॉपी लिया, बस बैठ रहे हो, देख रहे हो। अब 2 दिन बाद खुद देखना कि मैम ने क्या पढ़ाया था, आपको कुछ याद नहीं होगा। और होगा भी कैसे? अगर बाई चांस अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने नोट्स बनाए हैं लेकिन उसने इस बीच पढ़ा नहीं है, तो अब वो कहेगा मैडम ने परसों कुछ क्लास लिया था, लेकिन क्या? अब उसे क्लास देखने की जगह फटाफट नोट्स देखेगा, उसे याद आ जाएगा अच्छा ये पढ़ाया था, फटाफट हाथ हुआ रिविजन। तो आपको क्या करना है, अपने साथ कॉपी पेन तो लेकर चलना ही है। और जिसके पास मैप एटलस है वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो जल्दी नहीं लिख पाए। अब मैं इसे बता रही हूँ, अब मैं आपको पॉइंट लिखाती जाऊंगी, आप फटाफट लिखते जाइएगा। अब जो मैं लिखवाऊंगी आपको पॉइंट वाइज लिखते जाना है इन्हीं धाराओं के बारे में। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जो देखकर भी ज्यादा समझ में नहीं आता। मैक्सिमम टाइम जब हम 1-1.5 महीने बाद अपने नोट्स वगैरह देखते हैं तो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर से समझ आता है, लिखने की भी ज्यादा जरूरत होती है पॉइंट वगैरह। तो लिखते जाइएगा जो मैं लिखा रही हूँ, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रभाव, ये ऊपर से हेडिंग डालिएगा, उत्तरी अटलांटिक धाराएं लिखना। सबसे पहले विषुवतीय धारा का निर्माण होता है। सबसे पहले विषुवतीय धारा का निर्माण होता है जो कि एक गर्म जलधारा है। सबसे पहले विषुवतीय धारा का निर्माण होता है जो कि एक गर्म जलधारा है। सबसे पहले विषुवतीय धारा का निर्माण होता है जो कि एक गर्म जलधारा है। जैसे ही यहां आगे बढ़ती है, जैसे ही यहां आगे बढ़ती है, यहां कैरिबियन से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है। यह कैरिबियन से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है तथा एंटिलिस की धारा में, कैनी व एंटिलिस की धारा में, ठीक है। तो कैरिबियन से टक्कर होकर ये दो टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है, कैनी और एंटिलिस की धारा में, जो कि गर्म जलधाराएं हैं। जो कि गर्म जलधारा लिखना। गर्म जलधारा होने के कारण ये ग्रीष्मकालीन वर्षा करती हैं। गर्म जलधाराएं होने के कारण ये ग्रीष्मकालीन वर्षा करती है। यानी कि इसका जो पानी है, आपको पता है पानी बाद में भाप बन के जो है एक प्रकार का बादल के निर्माण करता है, वर्षा होती है। लेकिन ये किस टाइम में वर्षा करेगी? गर्मी के टाइम पर, क्योंकि इस वक्त जो है मौसम बहुत ज्यादा हॉट होता है और जो ये धाराएं हैं ये गर्म जलधाराओं के रूप में निर्मित होती है। तो ये किस टाइम पे वर्षा करती है? ग्रीष्मकाल। तो इनसे ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। इनमें आर्द्रता अधिक होती है तथा इनमें आर्द्रता अधिक होती है। आर्द्रता का मतलब होता है कि जल का अधिक होना, नमी का अधिक होना, उसे कहते हैं आर्द्रता। तथा इसमें आर्द्रता अधिक होती है। अब लिखिएगा, आगे जाकर ये दोनों धाराएं, आगे जाकर ये दोनों धाराएं फ्लोरिडा की धारा में बदल जाती हैं। आगे जाकर ये दोनों धाराएं मिलकर, आगे जाकर ये दोनों धाराएं मिलकर फ्लोरिडा की धारा बनती हैं, की धारा बनती है या फ्लोरिडा की धारा का निर्माण करती है। आगे जाकर या आगे मिलकर ये फ्लोरिडा की धारा का निर्माण करती हैं। आगे मिलकर ये दोनों धाराएं फ्लोरिडा की धारा का निर्माण करती है। फ्लोरिडा की धारा अपनी दाईं तरफ मुड़कर, फ्लोरिडा की धारा अपनी दाईं तरफ मुड़कर गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा का निर्माण करती है। फ्लोरिडा की धारा अपनी दाईं तरफ मुड़कर गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा का निर्माण करती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा का निर्माण करती है, जिसमें उत्तर से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आके मिलती है। जिसमें उत्तर से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आकर मिलती है। जिसमें उत्तर से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आकर मिलती है।
आगे जाते हुए यह धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में निर्मित हो जाती है। आगे जाकर यह धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में निर्मित हो जाती है। आगे जाकर यह धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में निर्मित हो जाती है, जिसमें ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा आकर मिलती है, जिसमें ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा आकर मिलती है, तथा यह धारा नॉर्वे तक बहती है, जो कि गर्म जलधारा है, यहां से नॉर्वे की गर्म धारा का निर्माण होता है, जो कि नॉर्वे के बंदरगाह को बर्फ मुक्त रखने में मदद करती है, जो कि नॉर्वे के बंदरगाह को बर्फ मुक्त रखती है, जिससे व्यापार तथा मछली उत्पादन अधिक हो पाता है, अधिक हो पाता है, फिर लिखना दक्षिण की ओर आते हुए यह ठंडी किनारे की धारा में बढ़ती है, दक्षिण की ओर आते हुए यह ठंडी किनारे की धारा बन जाती है, तत्पश्चात गिनी की गर्म धारा चक्र को पूर्ण कर देती है, अब पॉइंट लिखते जाइएगा जो मैं लिखवा रही हूं। इसके बाद गर्म जलधाराएं लिखते जाइएगा, ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन स्थल पर ठंडी तथा गर्म धारा के मिलन स्थल पर कोहरा बनता है, ठंडे और गर्म जलधारा के मिलन स्थल पर कोहरा बनता है, बंदरगाह बर्फ मुक्त रहते हैं, तथा मछली उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि देखो मछली उत्पादन इसलिए अधिक है क्योंकि यहाँ पे शैवाल बहुत ज्यादा होता है। गर्म जल ठंडी जलधारा और अधिक गर्म जलधारा में शैवाल नहीं होते, और जहाँ शैवाल होते हैं वहां पर मछलियों के भोजन की उपलब्धता होती है। तो ये भी लिख लो, इन स्थानों में शैवाल अधिक मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में होता है, और शैवाल जो है आपके मछली का भोजन है। तो जहां पर मछली को भोजन अधिक मिलेगा वहां पर मछली ज्यादा होंगी और मछली का उत्पादन अधिक हो पाएगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों की अटलांटिक की इंपॉर्टेंट धाराएं, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। और ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी जरूर बताना। यहीं पे मैं क्लास एंड करी हूँ। कल हम लोग देखेंगे हिंद महासागर की और प्रशांत महासागर की इंपॉर्टेंट धाराएं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको ये धाराओं को भी याद करना है, लर्न करना है और रिवीजन करना है, समझना है, इसलिए आज का मैं वक्त दे रही हूँ। कल हम लोग नेक्स्ट धाराएं देखेंगे। देखिए, जब तक आप एक चीज को अपने दिमाग में नहीं बिठाते हैं, दूसरे जैसे पढ़ने जाएंगे तो सब खिचड़ी बन जाएगी। आप अभी अटलांटिक के पढ़ेंगे, महासागर के पढ़ेंगे, हिंद महासागर पढ़ेंगे, प्रशांत, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गिनी की हिंद महासागर की थी कि प्रशांत की थी, तो कंफ्यूजन होता है। तो आज के क्लास के लिए इसमें मैंने आज का बस इतना ही करवाया है, ताकि आप इसको ना रिवाइज करें और दिमाग में ये बिठा ले कि अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं।
जैसे ही आपका कंफर्म हो जाएगा कि अटलांटिक महासागर की ये धाराएं और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, तब जाकर आप नेक्स्ट धाराओं के बारे में पढ़ने के लिए रेडी हो पाएंगे। अभी क्या होता है, जैसे अगर आपने ये पढ़ा फिर दूसरा पढ़ी तो सब खिचड़ी बन जाएगा। आपको ये ध्यान आएगा कि कौन सी धारा किसकी थी, कौन सी किसकी थी। तो सभी चीज को सेपरेट सेपरेट करने के लिए मैंने टाइम दिया है। एक बार इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, एक दो बार रिवीजन कीजिए। ये जैसे आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो नेक्स्ट धाराएं फिर आप पढ़ने के लिए पूरी तरह से रेडी हो पाएंगे। ओके, तो आज इसको समझना है, लर्न करना है, रिवीजन करना है। और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी धाराओं के बारे में पता चल सके और आप लोगों की तरह और लोगों की भी मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।